हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है बेटा? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा अपने क्रैश कोर्स में। नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आगे चलते हैं। आपको मूल कॉन्सेप्ट का आज लास्ट लेक्चर है बेटा। ये मूल कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा। आप मस्ती से पढ़ते रहें। 70 डेज का हम लोगों ने आपको टारगेट दे रखा है बेटा। एक एक दिन आप मेहनत करते रहिए, एकदम हद से ज्यादा मेहनत करिए ताकि नीट आसानी से क्रैश कर जाए, आप क्रैक कर जाए आसानी से। कहा जाता है कि दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। बेटा दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं अगर वो अंधकार से लड़ ही नहीं पा रहा है। कि दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। और सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। तो जब तक तुम लोग खुद मेहनत नहीं करोगे बेटा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारे टारगेट के साथ आप लगे रहें। एक एक दिन का लेक्चर बेटा आप पढ़ते रहें। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। इसमें बहुत कुछ नहीं जाएंगे बेटा, इसके अंदर बहुत नहीं घुसेंगे क्योंकि ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, वहां अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ चीजें इसकी आपको मिल जाएंगी रेडॉक्स रिएक्शन में। तो आज हम नॉर्मलिटी की बात करते बेटा। नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ते तो कहते हैं द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter or 1000 ml of solution। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, या हम कह सकते हैं बेटा कि 1000 मिलीलीटर में किसी भी सॉल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं वही कहलाती है नॉर्मलिटी। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखें बेटा तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा कैपिटल एन से। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉर्मूला देखें बच्चा, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना याद रखना बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें किस में लेकर के चलना है? लीटर में लेकर के चलना है। तो ये हमारे नॉर्मलिटी का बेटा फॉर्मूला हो गया। अब बात ये आती है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अभी बताते बेटा। देखो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है उसे कैलकुलेट आप दो तरह से कर सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट इसे बेटा आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हो सकता है कि जो सॉल्यूट आपको दिया गया है उस सॉल्यूट का बेटा वेट गिवन हो, ग्राम वेट। तो हम यहां कह लेते हैं कि इफ ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। अगर सॉल्यूट का ग्राम वेट दिया गया है तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते बेटा? जितना ग्राम वेट आपको दिया गया हो सॉल्यूट का उसमें बेटा आप डिवाइड कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट से। किसके इक्विवेलेंट वेट से बेटा? सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट से। तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए ग्राम वेट में डिवाइड कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट से। क्या निकल जाएगा बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट। अब हो सकता है कि जो सॉल्यूट आपको दिया गया है बेटा उसका वॉल्यूम दिया जाए। इफ वॉल्यूम इज गिवन, अगर वॉल्यूम दिया जाए तब आप क्या करेंगे बेटा? जो भी वॉल्यूम दिया गया है उस वॉल्यूम में आप डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वॉल्यूम से।
तो ये बेटा आपको मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या मिल जाएगा लल्ला? ग्राम इक्विवेलेंट। देख बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कितने फार्मूले मिले बेटा हमें? तो एक, अगर ग्राम वेट दिया गया हो तो सॉल्यूट के ग्राम वेट और सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, हमें ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, हमें बेटा ग्राम वेट मिल जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन उठा कि सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देख बेटा बहुत आसान है, मैं उसको समझाता हूं। जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट, देख कुछ नहीं, बहुत आसान है। कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का वह वेट, मैंने क्या कहा बेटा? किसी भी सब्सटेंस का वह वेट जो अपने साथ जोड़ ले 1 ग्राम हाइड्रोजन को, बेटा वो अपने साथ जोड़ ले 8 ग्राम ऑक्सीजन को, बेटा वो अपने साथ जोड़ ले 35.5 ग्राम क्लोरीन को, या किसी भी सब्सटेंस का वह वेट जो अपने में से रिलीज कर दे 1 ग्राम हाइड्रोजन को, रिलीज कर दे बेटा 8 ग्राम ऑक्सीजन को, और रिलीज कर दे बेटा 35.5 ग्राम क्लोरीन को, तो उसी वेट को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। फिर से सुनना जरा ध्यान से। कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस है, अब इस सब्सटेंस के पास, इस सब्सटेंस का वह वेट जो अपने साथ जोड़ सके 1 ग्राम हाइड्रोजन को, या अपने साथ जोड़ सके 8 ग्राम ऑक्सीजन को, या ये अपने साथ जोड़ ले 35.5 यानी 35.5 ग्राम क्लोरीन को, तो इसके जितने वेट से ये तीनों जुड़े हुए हैं, इस वेट को कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। क्या बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सोचो, ये कोई सब्सटेंस है, इसका कुछ वेट हमने ले लिया, सपोज दैट W ले लिया। अब उस W में 1 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ जाए, 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ जाए, या 35.5 ग्राम क्लोरीन जुड़ जाए, तो इसी W को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा? चल आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है बेटा। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, जो सब्सटेंस आपको दिया गया है बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो, उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो, अपॉन वैलेंस फैक्टर कर दो, उसका मॉलिक्यूलर वेट लेकर क्या कर दो बेटा? वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? इसको नोट करो, फिर बताते इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे। हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं बेटा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। आजा बेटा, अब एक एक करके इक्विवेलेंट वेट को देखेंगे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो इक्विवेलेंट वेट दिखाना है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ई से। सफिक्स में हमने क्या लगा दिया बेटा? एलिमेंट लगा दिया। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट हम किसका निकाल रहे हैं? एलिमेंट का। इज इक्वल्स टू, अब देखना बेटा यहां मैंने क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर वेट। और तुम्हें पता है कि जब एलिमेंट की बात करेंगे बेटा तो एलिमेंट में एटम होते हैं, तो इस मॉलिक्यूलर वेट को हम चेंज करेंगे किससे? एटॉमिक वेट से। किससे चेंज कर दिया बेटा हमने? एटॉमिक वेट से। और ये जो वैलेंस फैक्टर है, यहां पर इस वैलेंस फैक्टर को हम लोग लिखेंगे बेटा वैलेंसी। क्या लिखेंगे? वैलेंसी। यानी जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम निकालना चाह रहे हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिखेंगे और वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे,
तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा बेटा। जैसे मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट निकालो हाइड्रोजन का, तो कितना हो गया बेटा, हाइड्रोजन का वेट कितना हुआ 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती बेटा 1, डिवाइड किया आंसर कितना आया 1। क्लियर हो गई बातें यहां तक। मान लो हम निकालना चाह रहे हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है लल्ला 16, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, हमने डिवाइड करा कितना आया बेटा 8 ग्राम आ गया। क्लियर हो गई बात यहां तक। इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहे हैं बेटा हम क्लोरीन का, तो क्लोरीन का वेट कितना होता है 35.5, क्लोरीन का क्या कहते हैं वैलेंसी कितनी होती है बेटा 1, डिवाइड किया कितना आ गया 35.5। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आया 1 ग्राम, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आया बेटा 8 ग्राम, और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया लल्ला 35.5 ग्राम। क्लियर हो गई बातें यहां तक। आ जाओ अब हम लोग शुरू करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, या आयन की बात कर ले बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना बेटा फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, यहां हमने क्या लिखा बेटा आयन, तो क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा फॉर्मूला वेट। अब देख रहे बेटा ध्यान से, यहां मैंने क्या लिखा है मॉलिक्यूलर वेट, यहां मैंने क्या लिखा फॉर्मूला वेट। आयन का बेटा कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, उस पर चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा, तो फॉर्मूला वेट लिखते हैं, डिवाइड करते हैं। अब सुनना, अगर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है तो आपको यह देखना है कि उस पर चार्ज कितना है, वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, इससे नहीं लेना देना है। कितना प्लस है 1 प्लस है 2 प्लस है 3 प्लस है 1 माइनस है 2 माइनस है 3 माइनस है, चार्ज कितना है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड हमको दिया गया बेटा उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है आप उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट निकालो NO3 माइनस का, तो चल बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं NO3 माइनस का। नाइट्रोजन का वेट कितना हुआ बेटा 14, एक अकेले ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, यहां कितना ऑक्सीजन है बेटा 3, तो कितना हो गया 48 डिविजिबल बाई, यहां पे बताओ कितने माइनस चार्ज है 1 से डिवाइड कर दो। इसको ऐड करना बेटा 8 4 12 और 4 1 5 1 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आया 62 ग्राम। बोलो बात समझ में आई। जैसे मैंने कहा कल के डेट में इक्विवेलेंट वेट निकालो CO3 माइनस का, तो देख बेटा कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट, एक ऑक्सीजन का बेटा 16, यहाँ 3 ऑक्सीजन है कितना हो गया 48, डिवाइड मैंने कितने से करा, इस पे 2 माइनस है बेटा 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया देखो 8 2 10 4 1 5 6 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया बेटा 30 ग्राम। बोलो बात समझ में आया। एक पॉजिटिव का बता देता हूं, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4 प्लस, तो बेटा नाइट्रोजन का वेट 14, एक हाइड्रोजन का वेट 1, यहाँ 4 हाइड्रोजन है बेटा 4 हो गया डिविजिबल बाई, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है 1 डिवाइड कर दिया, ये हो गया बेटा 18 अपॉन 1 दैट इज 18 ग्राम। बोलो बात समझ में आई। इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते बेटा। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, यहां निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। देखना बेटा फॉर्मूला क्या बना है, इक्विवेलेंट वेट को किससे रिप्रेजेंट किया ई से, और सॉल्ट है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं बेटा सॉल्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। अब सुनना
सॉल्ट बनता कैसे बेटा? तो कहते हैं जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से सॉल्ट बनता है। यानी सॉल्ट में कहीं ना कहीं अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है, एक पे प्लस होगा और एक पर माइनस होगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। चाहे आप कैटायन ले लो बेटा, चाहे एनायन ले लो, दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेने हैं लल्ला। आ जाओ देखते हैं, सॉल्व करते, देखते हैं भैया ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे कल की डेट में मैंने तुमसे कहा कि इक्विवेलेंट वेट निकालो NaCl का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट लिखो पहले NaCl का, तो Na का कितना हुआ 23, Cl का कितना हुआ बेटा 35.5 डिविजिबल बाई, देखो NaCl को तोड़ोगे तो Na पे प्लस आएगा, Cl पर माइनस, तो चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे निगेटिव ले लो, तो +1 है -1 है, तो +1 लेके चलते हैं। तो यहाँ हमने डिवाइड कितने से किया बेटा 1 से, कितना आ गया 58.5 ग्राम। बोलो इतनी बातें समझ गए बेटा? एक और ले लेते, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। देख बेटा यहाँ एक अकेले सोडियम का होता है बेटा 23, यहाँ 2 सोडियम है तो कितना हो जाएगा 46, प्लस कार्बन का कितना हुआ बेटा 12, ऑक्सीजन का कितना हुआ 48 अपॉन, देखो इसको तोड़ोगे, देखना बेटा Na2CO3 को अगर हम तोड़े तो हमें क्या मिलेगा 2Na प्लस और प्लस CO3 माइनस माइनस, यानी कितना चार्ज मिल रहा है बेटा 2 चार्ज मिल रहे हैं। तो यहाँ हमने डिवाइड कितने से करा 2 से, इसको ऐड करते हैं बेटा 8 to 10, यहाँ पे आ गया 6, 41559 415 और 49 1 कैरी आ गया, तो 106/2 कितना आ जाएगा बेटा? डिवाइड करेंगे हम लोग तो 2 5 जा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी कितना आया इतने ग्राम। बोल इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? आगे आ जाओ। अब जरा हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहे हैं बेटा एसिड का। चौथा पॉइंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहे हैं बेटा। देखो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा इक्विवेलेंट वेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ई से, यहां मैंने क्या लगा दिया बेटा एसिड लिख दिया, तो हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। फॉर्मूला क्या बना बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अब देखो वैलेंस फैक्टर की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं जरा इस बात को समझना। मैं यहां लिखना चाहता हूं बेटा कि नंबर ऑफ H प्लस आयन न्यूट्रलाइज्ड बाय OH माइनस आयन, और बेटा इसी को प्यार से हम लोग बेसिसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं लल्ला? बेसिसिटी बोलते हैं। अगर आप बुक उठा करके देखोगे तो वहां बेसिसिटी लिखा गया है, तो मेरी अगर मानो तो बेसिसिटी मत समझना बेटा, क्या समझना नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी उस एसिड के पास कितने H प्लस आयन है यही तुम्हें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट निकालो HCl का, कितना हो जाएगा HCl का, पहले वेट लिखो कितना 1 + 35.5 अपॉन कितने H है इसमें एक से डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ गया 36.5 ग्राम। बोल बात समझ गए बच्चा? हम कह रहे हैं कि HNO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा लल्ला 63, और बताया जाए मुझे इसमें कितने H है 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बेटा 63 ग्राम। हम चाह रहे हैं कि आप इक्विवेलेंट वेट निकालें H2SO4 का, बताओ H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 98, इसमें कितने H है बेटा, इसमें 2 H है, डिवाइड कर दिया कितना आ गया 94 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अब सुनना, लफड़े वाली चीज इसमें यह है बेटा कि इसका जो एक एक्सेप्शन है वो मैं बता दे रहा हूं। देखो एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो इसका एक्सेप्शन है
इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, इतना नोट कर लो फिर लिखते हैं। एक्सेप्शनल पार्ट है, जरा आप उसे देख लें बेटा। अब अगर मान लो हमारे पास एसिड जो दिया जाए, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा एक्सेप्शन। एसिड में हमारे पास 3 एसिड ऐसे दिए जाएंगे बेटा, जैसे मुझे मिल गया H3PO3, मुझे मिल गया बेटा H3PO2, मुझे मिल गया बेटा H3BO3। अब सुनना जरा ध्यान से, H3PO3 का जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है, और इन दोनों की बेसिसिटी कितनी होती है बेटा 1। इसका मतलब ये हुआ कि H3PO3 केवल 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, और H3PO2 एक H प्लस आयन देगा, और H3PO3 एक H प्लस आयन देगा। तो आपको यही एक्सेप्शन याद रखने हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि बेटा एसिड में तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल एसिड का फॉर्मूला लिखो। जैसे मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3। अब आप कहेंगे सर पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते। बिल्कुल सही बेटा, तीन हाइड्रोजन है, 3 हुआ। फास्फोरस का कितना हो जाएगा बेटा 15, 30, 31 के आसपास होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना हमने ले लिया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है बेटा 48 हुआ, अपॉन। अब यही डिवाइड करना है। अगर तुम एसिड का फॉर्मूला याद किए रहोगे तो तुरंत 3 से डिवाइड कर दोगे, यही दिक्कत है। इसकी बेसिसिटी यानी ये कितना H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा, और यहाँ डिवाइड कितने से करोगे बेटा तुम 2 से करोगे। 2 से जैसे डिवाइड करोगे इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। बोल क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना नोट कर लो, बेस की तरफ बढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। अगर हमें कोई बेस दिया गया हो तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है बेटा, देख इक्विवेलेंट वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। सफिक्स में हमने क्या लगा दिया बेटा बेस। तो देखो लिखना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, जो बेस दिया गया बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन जो बैलेंस फैक्टर है। देखो उसकी जगह पे लिखते हैं बुकों में एसिडिटी, जैसे वहां एसिड वाले में बेसिसिटी लिखी थी वैसे यहां लिखा जाता है एसिडिटी। लेकिन एसिडिटी तुम्हें नहीं समझना बेटा, तुम्हें समझना क्या है, देखो नंबर ऑफ OH माइनस आयन न्यूट्रलाइज्ड बाय H प्लस आयन, और इसी को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बेटा एसिडिटी। क्या कहा जाता है, एसिडिटी। पेट में बनने वाली एसिडिटी नहीं बच्चा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एसिडिटी कहते हैं। बोल इतनी बातें समझ में आ गई, आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते बेटा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितने OH उतने उसकी एसिडिटी। देखो मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट निकालिए NaOH का। देख बेटा इसका पहले वेट लिखो, NaOH का वेट कितना होता है 40, बहुत बार निकलवा चुका हूं। इसमें कितना OH है, 1, आंसर कितना है बेटा 40 ग्राम। मैंने कहा निकालिए आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH होल थ्राइस, वेट कितना होता है लल्ला 78। कितने OH है इसमें, 3 OH है, 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, कितना ग्राम आ गया बेटा, इतना ग्राम आ गया। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालना सीख गए बेटा तो आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया तो आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। इसको नोट करो, फिर नॉर्मलिटी का एक क्वेश्चन कराएंगे फिर आगे चलते हैं। बेटा नॉर्मलिटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। जैसे उसने कहा कल के डेट में 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in water to make a solution 500 ml. Calculate
इट्स नॉर्मेलिटी। कह रहा है कि इसकी नॉर्मेलिटी आप कैसे निकालेंगे। आ जाओ बेटा, बहुत आसान, कुछ करने नहीं है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी जो इक्वल्स टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें किस में लेके चलना है बेटा? लीटर में। ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास देखिए वॉल्यूम तो पता है कितना है 500 ml, उसको हम लीटर में बदल सकते हैं बेटा, ये बातें तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता। मुझे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गई बात है बेटा? ग्राम वेट तो दिया क्वेश्चन में 20 ग्राम। अब मुझे इक्विवेलेंट नहीं पता है, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो आजा बेटा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या दिया गया है, NaOH। ये बेस है बेटा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। बताओ कितने OH है इसमें? एक OH है, हमने 1 से डिवाइड किया, कितना है बेटा? 40 ग्राम। यानी इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 40 ग्राम। जब इक्विवेलेंट वेट आ गया तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है? ग्राम वेट मतलब 20 डिविजिबल बाई इक्विवेलेंट वेट मतलब 40, डिवाइड किया कितना है बेटा? 1/2। 1/2 बोले तो 0.5। बोलो ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। अब जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट मिला, यहाँ पे फॉर्मूला रख दो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट 0.5 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा? 500 ml। 500 ml को कन्वर्ट कर लो लीटर में, कितने से डिवाइड करोगे? 1000 से। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? लीटर में। तो कितना आ गया? 1/2। 1/2 मतलब कितना आया? 0.5। तो यहाँ हमने डिवाइड किया 0.5 से, आंसर कितना आया बेटा? 1n। यानी इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 1। क्लियर हो गई बातें? इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। बेटा कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी नॉर्मेलिटी से मोलरिटी निकलवाने लगता है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए एप्लीकेशन बता देता हूं। देखो पहला एप्लीकेशन कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। जैसे बेटा याद कर, मोलरिटी में हम लोग एप्लीकेशन पढ़े थे, सेम वैसे कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? देखो फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। तो यहां से ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो इस वॉल्यूम का नॉर्मेलिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेके चलना है बेटा? लीटर में। ये पहला फॉर्मूला बन गया। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला? जितनी नॉर्मेलिटी है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब हो सकता है बेटा आपको वेट दिया जाए, तो वेट अपॉन क्या करते थे याद करो? इक्विवेलेंट वेट, यही तो मैंने बताया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो क्या निकल जाएगा बेटा आपका? ग्राम इक्विवेलेंट। अब मान लो वॉल्यूम दिया गया हो, तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, क्या निकल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। एक और फॉर्मूला होता है बेटा मोल्स, जितना उसके मोल हो सॉल्यूशन में, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस जैसा बना। आ जाओ
जरा बात कर ले इसी वक्त मिलीग्राम इक्विवेलेंट की, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं बेटा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट देख बेटा कैसे सॉल्व करेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट को, सब कुछ यही रहेगा बेटा। देख मिलीग्राम हमने इक्विवेलेंट से कहाँ आना है, मिली इक्विवेलेंट में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करो, सारी चीजें है रहेगी 1000 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम किस में है, लीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में, इज इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और मल्टीप्लाइड बाय कितने से बेटा, 1000 से, वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम इंटू 1000, मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू 1000, क्या निकल जाएगा बेटा, मिली मोल्स। बताओ तो मोल्स और मिली मोल्स निकालने का फॉर्मूला समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल बेटा क्लियर हो गई बातें यहां तक। एक क्वेश्चन करा देता हूं, देखो कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 50 ml ऑफ N/5 HCl सॉल्यूशन। बताया जाए बेटा कितनी नॉर्मेलिटी दी गई, 1/5, कितना वॉल्यूम दिया गया बेटा, 50 ml है, जरा ध्यान देना कितना है, 50 ml। इसको मैं क्या कर देता हूँ 500 कर देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा करना। कितना हो गया 500 ml, इसको बेटा लीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना आया 0.5, यहां से इसको कट किया, आंसर कितना आया 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर हो गई बातें, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे एप्लीकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी with the help of normality। देखो ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है पेपर में, यहां से आ सकता है, नॉर्मेलिटी के हेल्प से मोलैरिटी निकालो या मोलैरिटी दी गई हो तो नॉर्मेलिटी निकालो। जैसे फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है लल्ला। अब अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस जैसा दिया गया, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया बेटा, कह रहा है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 1m HCl सॉल्यूशन। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 1m HCl सॉल्यूशन। आज बेटा फॉर्मूला रखते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। बेटा मोलैरिटी क्वेश्चन में कितनी दी गई है 1। अब मुझे बताया जाए HCl क्या है बेटा, एसिड। मैंने कहा था एसिड में तुम्हें क्या चेक करना है, हाइड्रोजन आयन, और HCl में कितने हाइड्रोजन आयन है 1। इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर कितना हुआ 1। 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया, नॉर्मेलिटी कितनी निकल के आई लल्ला 1। क्लियर हो गई बातें यहां तक। अगला क्वेश्चन देख बेटा, कह रहा है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2m या 5m कर देते बेटा, 5m H3PO3 सॉल्यूशन। इसकी हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या कहता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। आज बेटा मोलैरिटी क्वेश्चन में कितनी दी गई है 5। अब सुनना बेटा H3PO3 दिया गया है
H3PO3 याद करो एक्सेप्शन में आता है। H3PO3 का बैलेंस फैक्टर कितना होता है बेटा? 2 होता है, यानी H3PO3 कितने H प्लस निकालेगा? 2 H प्लस निकालेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है बेटा? 10N। बोल बात समझ में आया? इतना नोट करो, फिर अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सेम कंपाउंड या कंपोनेंट। आज बेटा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी किसी मिक्सचर की इज इक्वल्स टू टोटल मिली इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। आज बेटा बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। देखो कैसे करेंगे। कल के डेट में एक क्वेश्चन हमसे कहा गया, कह रहा है 100 ml of N/10 HCl and 50 ml of N/10 H2SO4 are mixed. कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी बेटा। आजा फॉर्मूला क्या कहता है? नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या है बेटा? टोटल मिली इक्विवेलेंट। मैंने कहा था वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करो। अलग से निकालते बेटा, जरा देखना। हमारे पास मिली इक्विवेलेंट जो है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या आ जाएगा बेटा? इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है? 1/10। नॉर्मेलिटी कितनी दी गई? 1/10 इनटू इसका वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा? 100। इसको डिवाइड किया, कितना आया? 10 मिलीमोल, तो सॉरी 10 मिली इक्विवेलेंट। और आप मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे किसका? H2SO4 का। H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है? 1/10 इनटू इसमें कितना दिया गया बेटा? 50। डिवाइड करिए, कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो टोटल मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10 + 5 कितना हुआ बेटा? 15। आ जाओ, तो मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया? 15 अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहाँ कितना बेटा? 50। यहाँ कितना है? 100। कितना हो जाएगा? 150। डिवाइड किया, कितना आया? 1/10। 1/10 बोले तो 0.1 N। बोल बात समझ में आया? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चल बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। याद करो मोलरिटी में हमने कैसे बताया था? कोई एक सोल्यूशन लिया था, उसको डाइल्यूट किया था, तो डाइल्यूट सोल्यूशन बना, तो सीधा फार्मूला लिखते हैं बेटा, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। क्या फार्मूला आया? N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। एक क्वेश्चन करता हूं बेटा, देखो क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ऐसा आया, कह रहा है 50 ml of N/10 HCl solution is diluted HCl solution is diluted to make a diluted by the addition of water to make
to make a dilute solution whose normality is 1 by 20 n. Calculate normality of calculate volume of dilute solution आजा बेटा, देख फॉर्मूला लगा देते हैं। N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। N1 कितना दिया गया बेटा 1/10, V1 कितना दिया गया 50, N2 कितना दिया गया लल्ला 1/20। हमें क्या निकालना है V2। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। देख बेटा हम यहाँ से V2 निकालेंगे तो क्या आएगा 20 इंटू 50/10। तो 10 से डिवाइड किया बेटा कितना आया 2, और 50 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 100 ml। कितना आ गया 100 ml। क्लियर हो गई बातें। पहला कितना था 50 ml, बाद में वॉल्यूम कितना हुआ 100 ml। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आजा बेटा, फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट। यही तो फॉर्मूला होता है लल्ला, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। बोलो सहमत हो सब लोग यहाँ तक। अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट को 1 कर दो बेटा तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/वॉल्यूम। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अब हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है बेटा PV इज इक्वल्स टू nRT। मुझे वॉल्यूम लेके चलना है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nR/P इंटू T। देखो ये चीज तो लल्ला कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड किया बेटा टेम्परेचर पर। यानी जहां जहां वॉल्यूम होगा वहां वहां हम टेम्परेचर रख सकते हैं। तो देख नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू 1/वॉल्यूम। तो देख नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू 1/वॉल्यूम, यही तो आया। अब वॉल्यूम की जगह पे हम क्या रख सकते हैं टेम्परेचर रख सकते हैं। तो देख बेटा इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से हम क्या बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी घट जाएगी, और अगर टेम्परेचर घट गया तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बढ़ जाएगी। बोल बेटा बात समझ में आया। यानी कह सकते हैं कि नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो कहा जा सकता है इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। बोल बेटा बात समझ में है। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लो बेटा। अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इफ डेंसिटी एंड परसेंट वेट इज गिवन। अगर हमें कंपाउंड सॉल्यूशन की डेंसिटी और कंपाउंड का परसेंट वेट दिया गया होगा तब हम नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है बेटा, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू परसेंट वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो गई बातें बेटा। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू परसेंट वेट अपॉन परसेंट वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याद करो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लिया करते थे मोलैरिटी में, अभी हम नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं बेटा, तो इसी मॉलिक्यूलर वेट को हम चेंज करेंगे किसमें इक्विवेलेंट वेट में। किसमें चेंज कर देंगे इक्विवेलेंट वेट में। बताओ बेटा क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ
नॉर्मेलिटी ऑफ 98% H2SO4 solution whose density is 1.84 ग्राम पर ml। 1.84 ग्राम पर ml। आजा बेटा कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या, परसेंट वेट कितना दिया गया है 98% इनटू डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी दी गई बेटा 1.84, कितने से मल्टीप्लाई करना है लल्ला 10 से, डिवाइड कितने से करना है इक्विवेलेंट वेट से। अगर मोलरिटी होती तो यहाँ क्या होता मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मलिटी है तो क्या ले लेंगे बेटा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालेंगे H2SO4 का। इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का याद करो मैंने अभी निकलवाया है थोड़ी देर पहले, तो इसका वेट कितना हो गया 98। इसके पास कितना हाइड्रोजन है बेटा 2, डिवाइड किया कितना आया 49, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बेटा 49 हुआ। इससे हमने डिवाइड किया कितना आ गया 2, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा बेटा 36.8 N आ जाएगी। ये इसकी नॉर्मलिटी है। इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नॉर्मलिटी हमारी यहां तक कंप्लीट हो जाती है बच्चा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी। इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा फॉर्मेलिटी। कुछ नहीं है, एक लाइन की चीजें हैं बेटा। देखो क्या है, कहते हैं कि मोलैरिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड is called फॉर्मेलिटी। बेटा किसी आयनिक कंपाउंड की जब हम लोग मोलरिटी निकालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी। रिप्रेजेंट करेंगे बेटा F से। फॉर्मेलिटी होती है ग्राम वेट अपॉन फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हालांकि तुम्हें बेटा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने बता दिया है कि क्या होती है, इतना नोट करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मास के टर्म्स में कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। उसमें हमें पढ़ना है मास बाई मास परसेंटेज, मोलैलिटी पढ़नी है और पीपीएम पढ़ना। पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते। आज बेटा दूसरे टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं मास के टर्म्स में कंसंट्रेशन देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है बेटा परसेंटेज ऑफ मास बाय मास कंसंट्रेशन। आज बेटा कुछ नहीं, बहुत आसान है। कहते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज। फॉर्मूला देखो बेटा परसेंट ऑफ m by m इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये रहा बेटा। एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in water to make a solution 500 ग्राम। कैलकुलेट परसेंट ऑफ मास बाय मास कंसंट्रेशन। देख बेटा फॉर्मूला लगा दे परसेंट ऑफ m बाई m। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया बेटा 20, सॉल्यूशन का मास कितना दिया गया है लल्ला 500, मल्टीप्लाई कितने से करा हमने 100 से। देखो इसको यहां से कट किया कितना आया 5,
इसको यहां से कट किया, कितना है बेटा 4%। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? बोलो, इतना नोट करो, फिर मोलैलिटी की तरफ बढ़ते हैं। आजा बेटा, मोलैलिटी देखते हैं कि मोलैलिटी क्या होती है। देखना बेटा, कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1000 gram or 1 kg of pure solvent, 1 kg of pure solvent represented by, represent कैसे करते बेटा? represented by स्मॉल एम। रिप्रेजेंट किससे करा हमने बच्चा? स्मॉल एम से। यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर केजी, मोल पर केजी। आज फॉर्मूला देखते हैं बेटा। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स of solute upon mass of solvent। बोल बेटा, क्लियर हो गई बात है? आगे देखो, हम नंबर ऑफ मोल को चेंज कर सकते हैं कैसे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। तो यहां पे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। बोल बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई? अब सुनना जरा ध्यान से। अच्छा, सॉल्वेंट हमें किस में लेके चलना है बेटा? केजी में। सॉल्वेंट हमें किस में लेके चलना है? केजी में। अब आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा बेटा, उसमें केजी नहीं दिया जाएगा, ग्राम दिया जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? देखो, हम मोलैलिटी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। देख बेटा, सॉल्वेंट के मास को हम ऊपर ले जाते हैं तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में मैंने कहा रहेगा? हमेशा केजी में। ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 1000 से। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब देखो, इसका नोटेशन फॉर्म देख लो। मोलैलिटी को किससे नोटेट किया? एम से। मास को मैंने कहा किससे नोट करोगे बेटा? स्मॉल डब्ल्यू से। इनटू क्या हो गया? 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास को किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल डब्ल्यू से। इनटू क्या हो गया बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? एमएस से। तो बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला समझ में आया बेटा? और तुम्हें यही फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना है। जरा इतना नोट करो, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तो हमें समझ में आएगा ना कि ये मोलैलिटी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन हमारे सामने आया बेटा, व्हाट विल बी द मोलैलिटी व्हाट, एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ solution if 18 gram of glucose dissolve in 500 gram of H2O। ये रहा बेटा क्वेश्चन हमारे सामने। कह रहे मेरे पास कोई एक सोल्यूशन दिया गया जिसमें ग्लूकोज कितना लिया गया है बेटा? 18 ग्राम। कितना लिया गया? 18 ग्राम। मैं यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट लिख दे रहा हूँ बेटा। मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का कितना होता है? 180 होता है। आजा बच्चा, सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू कितना ग्राम वेट दिया गया है? 18 ग्राम वेट। इनटू क्या कर दिया बेटा मैंने? 1000 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 180 इनटू मास कितना दिया गया सॉल्वेंट का बेटा? 500 ग्राम। बोलो, बात समझ गए?
यहाँ से हमने इसको कट किया, आंसर कितना है लल्ला 2। यहाँ से हमने इसको कट किया, कितना आंसर आया बेटा 10, और 2 से 10 कट गया, कितना आ गया 5, यानी आया कितना बेटा 1/5। 1/5 का मतलब हुआ 0.2 मोल पर केजी। मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आजा बेटा, मोलैलिटी के एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन में आया पहला एप्लीकेशन, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आज जरा मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकालते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू होती है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट into 1000 upon molecular weight of solvent। ये बेटा फॉर्मूला होता है अपने पास। फॉर्मूला क्या आया? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आज एक क्वेश्चन है, करेक्ट द मोलैलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज 0.85। H2O का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया गया है हमको, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया गया है। सॉल्वेंट H2O है, हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अगर कहीं से मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मिल जाता तो मेरा काम बन जाता बेटा। आ जाओ करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या कहती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बताओ बेटा, यही तो है ना, कुछ फॉर्मूला यही है। और जरा हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद कर बेटा, मैंने बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड किया जाता है तो 1 आना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। आजा बेटा, हमारे पास क्या आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट H2O का मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया है? 0.85 इज इक्वल्स टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 0.85। आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0.15। यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा? 0.15। रख दो यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ये हो गया 0.15 अपॉन 0.85 इंटू 1000 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 18। ये हो गया 0.15 अपॉन 0। अच्छा, यहाँ पे देखो पॉइंट सेम डिजिट पर है, हटा देते हैं तो 15 अपॉन 85 इंटू 55.5। बेटा वाटर की मोलैलिटी कितनी होती है? 55.5। अब इसको सॉल्व करोगे, आंसर कितना आएगा बेटा? 9.8। कितना आंसर आ जाएगा? 9.8। जरा इसको सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग मोलैलिटी का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं और वो है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी होती है बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आजा बेटा, अब कहेंगे सर कैपिटल एम क्या है? तो कैपिटल एम है बेटा मोलैरिटी। कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी है। और जरा इसको सॉल्व, एक क्वेश्चन इस पर दिया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन हुज मोलैरिटी इज 5m and density of the solution is 1.02 gram per ml। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा बेटा सॉल्व करते, बहुत आसान, कुछ नहीं करना। देख, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू
1000 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दी गई बेटा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी कितनी दी गई है 1.02 माइनस मोलैरिटी कितनी दी गई बेटा 5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का कितना हो जाएगा लल्ला 40। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। देखो इसको सॉल्व करें हम लोग तो देख बेटा कितना आ जाएगा 1000 इंटू 5 अपॉन यहाँ पे बेटा हम 3 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1020000 और 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे बेटा, यानी हमारा पॉइंट यहाँ आ गया, यानी आ गया 10 20 यानी 10 20 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते बेटा तो कितना आ जाएगा 5 4 20 और यहाँ क्या आ गया बेटा 0 आ गया। क्लियर हो गई बात है। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया 1000 इंटू 5 और बेटा इसको घटा लो तो कितना आ जाएगा 820। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, जितना आंसर आ जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी मोलैरिटी हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें बेटा। इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पीपीएम कंसंट्रेशन पढ़ते बेटा, मोलैरिटी हमारी खत्म हो गई, एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी खत्म हो गई। आज हम लोग शुरू करते हैं पीपीएम कंसंट्रेशन। कहता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 amount of solution, 10 to the power 6 amount of solution। क्लियर हो गई बातें बेटा। आ जाओ, कुछ नहीं करना, 10 की पावर 6 का मतलब 1 मिलियन के होता है। आ जाओ बेटा, एक क्वेश्चन दिया गया, इन 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। तो कह रहा है देन इट्स पीपीएम कंसंट्रेशन। कुछ नहीं, देखो बहुत आसानी से कर सकते। कैसे देख बेटा, 500 ग्राम टूथपेस्ट रख रहा है कितना 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन को, तो 1 ग्राम टूथपेस्ट कितना रखेगा बेटा 0.2 अपॉन 500। तो बेटा कितने में निकालना है 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 ग्राम कितना रखेगा बेटा 0.2 अपॉन 500 इंटू 10 की पावर 6। सॉल्व करोगे आएगा बेटा 400 पीपीएम कंसंट्रेशन। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना आप नोट करते रहे बेटा। आज की क्लास खत्म होती है, मोल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। अब आपको अगला लेक्चर मिलेगा कल से, अगला लेक्चर 5 डे का लेक्चर आपको मिल जाएगा बेटा। ये 4th डे का लेक्चर है। मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीटली खत्म हो गया है। इतनी बातों को नोट करते रहो, आप पढ़ते रहो, मस्ती से पढ़ो बेटा, क्योंकि कहा जाता है नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है जीवन का समर मृत्यु तक अविराम लड़ना है। मेरे बच्चों कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। तो मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बेटा। अभी बहुत लड़ाइयां बची हुई हैं, अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, सबको आराम आराम से एक एक करके सीखते हैं। इतनी बातों को नोट करो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। कल फिर मिलते हैं।